आप देखिए तो क्वेश्चन संख्या 6 है। सभी खंड इसमें करने हैं और प्रत्येक 4 अंक का है। और यहाँ के प्रश्नों को के जो है स्तर को देखिए तो थोड़ा सा अच्छा स्तर है और इसे जो है आपको अच्छे से करना होगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा है। पहला प्रश्न कि के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के का ऐसा धनात्मक मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक हों। आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा मूलों की प्रकृति को जानने के बारे में। वहां आपको विविधकर बताया जाता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, एक कंडीशन, दूसरी ग्रेटर देन 0 है, तीसरी लेस देन 0 है। यहाँ 3 कंडीशन से 3 प्रकार के मूलों की बात की जाती है। पहली चीज देखिए, जब ग्रेटर देन 0 होता है तब हम कहते हैं कि क्या है, मूल वास्तविक है। कैसे हैं, वास्तविक है, तथा इसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ते हैं, क्या है, असमान है। वास्तविक और क्या है, असमान है। वहीं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ भी मूल वास्तविक होते हैं, परंतु यहाँ जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो समान होती है, रिपीटेड होते हैं। यानी मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक मूल 2 निकला, दूसरा भी 2 निकलेगा। एक 4 आया, दूसरा 4 आएगा। यहाँ क्या है, वास्तविक रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ मूल असमान हो जाते हैं। वहीं यदि तीसरी स्थिति उत्पन्न हुई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम कह देते हैं कि मूल क्या है, मूल काल्पनिक है। कैसे होंगे, मूल काल्पनिक है। तो इसमें से प्रश्न में इसने दे रखा है क्या, दोनों मूल वास्तविक है। इसका मतलब कि हमें कंडीशन वास्तविक किन किन स्थितियों में मिलती है, वास्तविक 2 स्थितियों में मिलती है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0। तो ग्रेटर आर इक्वल ये कंडीशन लगा के हम दोनों को हल करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। का है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 लिखा है। इसकी तुलना आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर लीजिए। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू के आएगी और सी की वैल्यू 64 निकल गई। अब आप क्या करिए, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक है। आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। बी की वैल्यू के है तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 64 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये बना के स्क्वायर माइनस 64 में 4 का गुणा करा दीजिए, 256 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 उस तरफ भेज दीजिए। तो हमें मिलेगा के स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू कितना, 256। अब यहाँ से क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने के बाद मिलेगा के इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना, 16। इसको आप ऐसे नोट किए रहिए एक स्थान पे, समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। दूसरा जो द्विघात लिखा हुआ है उसमें भी यही सेम प्रोसेस करना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना, के इज इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना आप कराएंगे। a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस 8 मिलेगा और c बराबर कितना मिला, c बराबर मिल गया आपको k। फिर से लगाइए कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बी की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1, सी का मान के ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये बना आपका कितना, 64। क्या आ गया, 64 माइनस 4 के ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 4 के को उस तरफ भेज दीजिए तो इम्प्लाई करेगा 64 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 के। 4 से भाग दिला दीजिए तो 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू के। इसी को थोड़ा उलट के लिख लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, के। देखिए के क्या है, के ये कह सकते हैं कि 16 से छोटा या बराबर है। 16 से छोटा या बराबर है। दूसरा हमें यहाँ मिला और पहला यहाँ मिला, तो दोनों को कंपैरिजन करके बताइए जरा। अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। एक तरफ हमने कहा कि के जो है वो 16 से बड़ा या बराबर है, वहीं दूसरी तरफ निकल आया क्या कि जो के है वो 16 से छोटा या बराबर है। 2 स्थितियां उत्पन्न हुई। इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं हम तो क्या मिल जाता है, दोनों को एक साथ लेने के बाद मिल जाता है कि के बराबर क्या होना चाहिए, केवल 16 होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन लिखे होते हैं, के इज ग्रेटर आर इक्वल टू 16 का मतलब ये हुआ कि के बड़ा है 16 से। दूसरी स्थिति ये कि के जो है वो बराबर है 16 की। वही दूसरा समीकरण से हमें ये मिला के लेस आर इक्वल टू 16, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि के जो है वो छोटा है 16 से और के जो है वो बराबर है 16 के। हमें लेना क्या होता है, इन दोनों में से जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ये तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और ये के बराबर 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए के का मान क्या आ गया 16 आ गया। इस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रश्न अच्छा है, तो विभाज्य समीकरण से है। मूलों की प्रवृत्ति को जानते हुए फिर इसके बाद आपको करना है, तो इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसके जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है, और इसको जो है ये चीज यहाँ ध्यान रखना होता है कि आप सबसे पहले फोकस करिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें फिगर अच्छा बना ले जाना है। अच्छा बनाने का सेंस ये नहीं है कि कलाकारी करते हुए बनाना है अच्छा, बल्कि अच्छा बनाने का मतलब कि सही तरीके से बनाएं आप। सही तरीका क्या हो सकता है, जैसे ज्यादातर पढ़ते समय गलतियां ये हो जाती हैं, रहता है एक ही तरफ स्थित और हम लोग बना देते हैं दोनों तरफ, तो वहां गलती होना संभव है, 100% निश्चित है कि वहां हो ही जाएगी। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में विशेष ध्यान रखें कि फिगर हम अच्छा बना पाए। देखिए कैसे बनाना है। पानी की सतह है, मान लेते हैं ये हमारी पानी की सतह है। इस पानी की सतह पे ये नाव चल रही है, ठीक है, ये नाव हो गई। इस नाव के डेक पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है। तो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो है पहाड़ी की चोटी से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। यानी खड़ा होके जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो इसे अवनमन कोण कहते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। फिर क्या कह रहा है कि अवनमन कोण 30 अंश है, यानी खड़े होके यहीं से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये कितना है, 30 अंश है। ये जो डेक है इसकी ऊंचाई 14 मीटर दी गई है, तो हम इसको 14 मीटर कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जल की सतह से इसकी ऊंचाई है ये, इस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हम ए मान लिए, इसे बी कह देते हैं, सी हो गया, डी हो गया, और ये यहाँ जो है निश्चितता कोई भी मान लीजिए। अब चूंकि जो ए है उतना ही बड़ा आपका बीडी भी होगा, यानी यह भी कितना होगा, 14 मीटर होगा। ये वाली ऊंचाई आप यक्स मान लीजिए और इसे यक्स मान लीजिए। ई तक यक्स है तो सीधी सी बात है कि ए से बी तक भी यक्स ही होगा। फिगर बन गया हमारा। अब आप मानने की चीजें यहाँ मान सकते हैं कि माना पहाड़ी की आधार से नाव के बीच की दूरी x मीटर तथा पहाड़ी की ऊंचाई बीसी की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि टोटल पहाड़ी की ऊंचाई CD है हमारी, तो इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई h नहीं मानना है क्योंकि उस इसमें सौदा शामिल है। तो पहले हम क्या निकालें, देखो अवनमन कोण से अगर ये 30 अंश है तो एकांतर अंतः कोण से यह भी 30 अंश हो जाता है। आप लगा दीजिए tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, AE लंबटे आधार यानी DE। 30 अंश का मान 1/√3 होता है, AE का मान 14 है, DE बराबर यक्स है, तो यक्स रख दीजिए, या यक्स बराबर क्या निकला है, 14 गुणे √3 मीटर। मान दिया है √3 का, चाहे तो रख दीजिए यहाँ, और रखने के बाद गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर 14 गुणे 1.732 जो आएगा ये क्या हो गया, ये मीनार, ये जो है पहाड़ी की आधार से नाव के बीच की दूरी है। दूसरी चीज, अभी एक बड़ी चीज बची हुई है, क्या है, हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ABC। ABC हमने लिया, इसमें हम लगाएंगे tan 60 अंश, ए लंबटे आधार यानी BC बटा कितना AB। tan 60 अंश का मान √3, BC का मान h है और ये यक्स है ना। यक्स का मान रख दीजिए, तो यक्स बराबर क्या आ गया, √3 गुणे यक्स। यक्स का मान यहाँ से 14 गुणे √3, तो ये √3 3 के बराबर हुआ, 14 42 मीटर, ठीक है। अब जो पहाड़ी की ऊंचाई है, ये पहाड़ी की ऊंचाई बन गई h + 14, h का मान 42 निकला और 14 हमने रख दिया, 14 42 56 मीटर ये पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। और पहाड़ी के आधार से नाव के
बीच की जो दूरी है वह भी हमें मिल गई। इस हिसाब से इनको कर सकते हैं, ये आसानी से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले के आकार का है और इस आकार पर एक लंबवृत्तीय शंख के तरीके से अध्यारोपित है। तो इस खिलौने का आयतन आपको ज्ञात करना है। साथ ही साथ यदि यह लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ भी फिगर बनाना मस्ट होता है अच्छे से। सबसे पहले जो कहा है आप वैसा बनाते चलिए। एक ठोस खिलौना दिया गया है, कैसा है, अर्धगोले का आकार का है। ये हमारा बन गया अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला बना। इस अर्धगोले पर शंख के आकार का है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। ये शंख बन गए, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई, 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई हमने 2 सेंटीमीटर कर दिया। साथ ही साथ जो आधार का व्यास है वो 4 है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो जितनी त्रिज्या शंख की होगी उतनी ही त्रिज्या किसकी हो जाएगी, इस अर्धगोले की हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहे हैं इसके परिगत, तो परिगत का मतलब ये हुआ, टच करना चाहिए, ये परिगत, लेकिन उतने बड़ा है जितने बड़े शंख है। ये बन गया हमारा बेलन, बन गया। अब देखिए सारी फिगर बनके तैयार हो गए। अब इसके बाद देखिए जितनी त्रिज्या किसकी है, बेलन की, जितनी त्रिज्या जो है शंख की है उतनी त्रिज्या अर्धगोले की है और उतनी ही त्रिज्या किसकी हो गई, इस बेलन की। अब यहाँ बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है, 2 सेंटीमीटर शंख की ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी, अर्धवृत्त की। तो कुल मिला के 4 सेंटीमीटर हो गया क्या, इस बेलन की ऊंचाई, और आर बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो कहा गया है वो निकालिए। देखिए खिलौने का अगर आयतन हम पूछे आपसे क्या होगा तो क्या बताएंगे, खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, शंख का आयतन, यही तो, और प्लस क्या, अर्धगोले का आयतन, बस ये खिलौने का आयतन है। शंख का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, 1/3 पाई ऐसे रहने दीजिए। आर देखिए शंख के लिए त्रिज्या कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, ऊंचाई कितनी है, 2 है, प्लस 2/3 पाई गुणे, यहाँ देखिए आर कितना है, 2, तो 2 का क्यूब। अब आप क्या करिए, पाई कॉमन कर लीजिए, ये 2 दुनिया 4 दुनिया 8/3 हो गया, और प्लस 4 चौके 16/3, 16 और 8 कितना, 24, 24 में 3 से भाग दिया हमने, 8 पाई आ गया, ठीक है। यानी 8 गुणे पाई का मान कितना होता है, 3.14, गुणा करा देंगे, आएगा 25.12 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये खिलौने का आयतन हो गया। फिर अगला बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई ऐसे, आर का मान कितना, 2 का स्क्वायर, और एच का मान कितना, 4। तो ये बन गया कितना, 4 चौके 16 पाई, कितना आ गया, 16 पाई, यानी 16 गुणे 3.14 करा देंगे, लगभग आ गया 50.24 घन सेमी, मिल गया। अब बताइए दोनों के आयतनों के बीच का अंतर बराबर क्या आएगा, जो बड़ा है उससे घटा दीजिए, तो 50.24 माइनस 25.12 घट के आ गया केवल क्या, 25.1 घन सेमी। ये दोनों के आयतनों के बीच का अंतर है। तो इस हिसाब से इनको कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको लिखा हुआ है, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, माध्यिका ज्ञात करनी है। क्योंकि सांख्यिकी का ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा होता है और बहुत कम मेहनत में अच्छा नंबर देके जाता है, तो इसलिए इनको अच्छे से करने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या कहा गया, माध्यिका ज्ञात करनी है। दिए गए तालिका को आप बनाइए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्गंकाल, ठीक है, ये बारंबारता, और चूंकि हमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, संचयी बारंबारता की, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की। ये फ्रीक्वेंसी हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 इतना दिया गया है। बारंबारताएं क्रमशः 2, 10, 12, 15, 13, 8 और 4 ये है। देखिए स्पीड के चक्कर में असंख्यी बारंबारता फ्रीक्वेंसी को जोड़ के करते हैं हम लोग। 2 हुआ, इस 2 में 10 जोड़ेंगे 12, 12 12 जोड़े 24, 24 में कितना 24 में 15 जोड़े 39, 39 में 13 जोड़ दिए 52, 52 में 8 जोड़े 60 और 60 में 4 जोड़े 64। क्या आ गया? ये n का मान 64 आ गया। अब हम करते क्या है, माध्यिका वर्ग का चयन करते हैं पहले कि माध्यिका वर्ग कौन सी हो सकती है। तो हम जो n का मान आता है उस n/2 करते हैं। तो 64/2 हमने किया, क्या आया 32। अब इस 32 संख्या को देखते हैं संचयी बारंबारता में किसमें सम्मिलित है। 32 से बड़ा ही होना चाहिए या 32 के बराबर होना चाहिए, छोटी संख्या में सम्मिलित नहीं होता है। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख के इसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है, 12 है, 24 इसमें शामिल नहीं होगा। बचा कौन? 39। 39 क्या है? 32 से अधिक है, इसलिए 39 वाले वर्ग समूह में ये शामिल हो जाएगा। तो इस 39 वाले को क्या करिए आप डार्क कर लीजिए, ये वाला। ठीक है, आपको पता है संचयी बारंबारता के सामने स्मॉल एफ होता है, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, माध्यिका वर्ग जो हमारी है वो माध्यिका वर्ग क्या है 30 से 40, 30 से 40 माध्यिका वर्ग हो गई। इस माध्यिका वर्ग का जो लोअर लिमिट होता है, निम्नतम सीमा होती है, उसको हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो L1 बराबर क्या आ गया 30। स्मॉल एफ इस 39 के सामने वाली संख्या स्मॉल एफ होती है, और कैपिटल एफ जो होती है वो संचयी बारंबारता का पद होता है जो कि उसकी जस्ट ऊपर का होता है। तो कैपिटल एफ बराबर 24 आ गया। और साथ ही साथ एच जो होती है, एच मतलब वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो 40 में से 30 गया, क्या बचेगा 10, ये हो गया। अब देखिए माध्यिका निकालते कैसे हैं। माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF या F कर देते हैं बटे स्मॉल f गुणे h। ये फार्मूला यूज करना है हमें, ये बृहद तरीका इस्तेमाल करके। L1 बराबर 30 है, n/2 मतलब 64/2 32 आता है, ऐसे लिख देते हैं। कैपिटल F 24 है, स्मॉल f 15 है और h बराबर 10 है। देखिए क्या आ गया 30 प्लस 32 में से 24 गया 8 होगा, और ये इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये गुणे 2 बटा कितना 3, 8 दूनी 16 हुआ। 16 में आप 3 से भाग कर लीजिए, ऐसा ना करिए जोड़े घटाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो 16 में जब करेंगे तो 5 दशमलव कितना आएगा, 5 दिया 15, इसके बाद 10.33 आ गया। इसका मतलब 30 और 5 35.33 क्या आ गई, माध्यिका हो गई। तो इस हिसाब से इनको हल कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को हल करते रहें, बहुत जल्द ही ये समाप्त होने वाला है। तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।